दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो ख्वाब लेकर आई थी कि हम भारत को लूटेंगे, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन उस कंपनी के ख्वाब चकनाचूर हो गए थे और वो कंपनी अंग्रेजों से अपनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई थी। वांडीवास का युद्ध होता है और उस कंपनी का धीरे धीरे पतन स्टार्ट हो जाता है। जो कुछ लोग यूरोप में बैठे थे वो लोग इंडिया पर नजर गड़ाए हुए थे। कारण था कि इंडिया इतना समृद्ध था और इंडिया के समृद्ध होने के साथ ही कुछ यूरोपीय शक्तियां भी भारत में आ चुकी थीं और इसलिए और ज़्यादा आकांक्षाएं उनकी बढ़ गई थी कि हम लोग भारत में जाएं। और इसी आकांक्षा के साथ एक कंपनी का गठन किया जाता है जिसे आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो आज हम उसी की सभी जानकारियों को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या था। देखिए, जिस कंपनी को आप द कंपैनी दस इंडस ओरिएंटल्स कहते हैं, उसी कंपनी को आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यह रिलेट करती है फ्रांस से। यूरोपीय देश, फ्रांस के आसपास के लोग भारत में ट्रेड करने लगे थे। तो फ्रांस क्यों पीछे रहता? फ्रांस भी यही चाहता था कि हम भी जाएं और इंडिया से कुछ लेकर आएं, कुछ मसाले लेकर आएं, अपने लिए कुछ लाभ कमाएं। सोचिए कि जो इतने समृद्ध होने का दावा करते हैं वो तब कितने गरीब रहे होंगे और इसीलिए शायद वो लालायित थे कि हम लोग भारत में जाएं। आज यूरोपीय देश जो सीना ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम विकसित हैं, तो उससे पहले तो भारत विकसित रहा है। भारत को लूट लूट के उन्होंने खुद को विकास कर लिया खुद का, और भारत अभी विकासशील देशों की श्रेणी में है। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का योगदान पूरे के पूरे विश्व को बनाने में रहा है और इसीलिए हमारा भारत महान है। फिर देखते हैं कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी को लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14वां उस समय वहां का राजा था, उसके शासनकाल में काल्बर्ट नामक मंत्री ने बनाया था। काल्बर्ट नामक मंत्री द्वारा स्थापित थी ये, स्थापित। और इसकी स्थापना 1664 में की गई थी। काल्बर्ट एक मंत्री था, वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत था और वो चाहता था कि हम फ्रांस के वित्त में वृद्धि करें और इसीलिए उसने सोचा कि चलो अब ईस्ट की ओर व्यापार करते हैं। ईस्ट से कौन सी चीजें जा रही थी? ईस्ट से मसाले जा रहे थे, ईस्ट से रेशम जा रहा था, ईस्ट से वस्त्र जा रहे थे सूती के, ईस्ट से मसालों में लौंग, इलायची, ईस्ट से चाय जा रही थी। ये चीजें लालायित कर रही थी यूरोप को कि हम भारत में जाएं, जिन्हें आप मसाला द्वीपों के नाम से जानते हैं। इंडोनेशिया में मलाकू द्वीप समूह, वहां से लौंग का निर्यात किया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि वहां पहुंच रही थी यूरोप में, और बहुत सारे देश धनवान बने जा रहे थे। तो ये लोग भी चाहते थे कि हम लोग भी धनवान बने, इसलिए काल्बर्ट ने 1664 में एक कंपनी बना दी जिसे आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और उसी समय इनको एक चार्टर दिया गया, चार्टर, नियमों का पुलिंदा कहेंगे। इस चार्टर में कही गई थी कि आप 50 सालों तक ईस्ट में ट्रेड करिए।
इनको अनुमति प्रदान की गई थी। और ये जो ईस्ट लगता है आपका, यह केप टाउन शहर जो कि आप देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के नीचे, उसके पूर्व साइड का जितना भी इलाका है उसी को इन लोगों ने ईस्ट कहा था। तो उस इलाके से पूर्व साइड आप व्यापार करिए जाकर। ये कंपनी गठित हो गई, लेकिन इसके व्यापारियों के पास इतना पैसा नहीं था। कंपनी का गठन करने वाला तो एक मंत्री था, सरकारी व्यक्ति था, लेकिन जाने वाले लोग तो व्यापारी ही होंगे। जो दल लेकर जाएंगे वो भी व्यापारियों के दल होंगे। तो कहीं ना कहीं पैसे की आवश्यकता थी, तो काल्बर्ट ने इस कंपनी को पैसा भी प्रदान किया कि आप अपने व्यापार को स्टार्ट कर पाओ, जहाज़ों को भेज पाओ। और इसीलिए यह कंपनी राज्याधीन कंपनी कही जाती है, क्योंकि राज्य के अधीन थी, राज्य ने इसका वित्त पोषण किया था। तो हम कहेंगे कि यह पूर्णतः राज्याधीन कंपनी थी। राज्याधीन कंपनी थी। फिर देखते हैं जैसे ही इस कंपनी को पैसा प्राप्त होता है तो यह एक दल भेजती है इंडिया की ओर, या कहें कि ईस्ट की ओर। देखिए 1667 में कुछ जहाज चलते हैं जिनका नेतृत्व कर रहा था केरॉन। इसका पूरा नाम था फ्रांसिस केरॉन, और यह नेतृत्व करता था जहाज़ों का। और वो जहाज ईस्ट की ओर भेजे जाते हैं, और इन्हें काम क्या सौंपा जाता है कि आप जाइए और ये जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इसके दक्षिण में एक मेडागास्कर पड़ता है, उस मेडागास्कर पर अपना उपनिवेश बनाइए। और यहां पर हमारा प्यारा भारत पड़ता है। इनको काम यहां के लिए सौंपा गया था कि आप जाइए और इस मेडागास्कर पर अपना एक उपनिवेश बनाइए। यह केरॉन, जो कि यूरोपीय देश, मान लेते हैं कि फ्रांस यहां पर है, तो फ्रांस से चलता है और यहां होकर देखता है। देखिए अब यहां जब पहुंचेगा ये, तो इसको लगता है कि यहां पर ना तो इतनी समृद्धि है, ना ही इतना वैभव है, और ना ही यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो इस स्तर के हैं कि हमारे लिए कोई मदद कर पाएंगे। तो ये अपने इस क्षेत्र को, जिसे सौंपा गया था कि यहाँ उपनिवेश बनाइए, इसे छोड़कर यह इंडिया की ओर चला जाता है। और ये इंडिया जाता है। इंडिया में यह 24 दिसंबर को 24 दिसंबर 1667 को कोचीन पहुंचता है। देखिएगा कि ये दिसंबर का दौर है, और वो भी 24 दिसंबर 1667 कोचीन पहुंचा। वहां कुछ समय तक विश्राम किया इसने, और विश्राम करने के बाद वहां से फिर यह अगले महीने में 1668 में लगभग यह वहां से चलता है, और इसके बाद यह सूरत पहुंचता है। 1668 में सूरत पहुंचा। उद्देश्य तो अभी भी इनका था कि हम लोग लाभ लेकर जाएं, और यही उद्देश्य लेकर वो लोग व्यापार करने के लिए चले थे। और इसके साथ साथ उन्हें ऐसा मौका लगा कि अंग्रेज यहाँ पर बैठे हुए हैं 1613 में, तो शायद यही इलाका समृद्ध इलाका है, और उस समय ज़्यादा ट्रेड हो रहा था पश्चिम की ओर से। तो इन्हें भी लगा कि हाँ, हम सूरत के आसपास लगाएं, और इसके साथ ही अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर भी मिल जाएगा। कोई नया व्यक्ति अगर लगाना चाहेगा फैक्ट्री, तो उसी जगह पर लगाना चाहेगा जहां पर कई सारे लोग होंगे, ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा हो, और उसी प्रतिस्पर्धा के दौरान हम लोग चीज़ों को बेटर कर देंगे तो हमारा व्यापार अच्छा हो जाएगा। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ
ये सूरत पहुंच गए और सूरत 1668 में पहुंचे। और इसके बाद इन्होंने एक एजेंट भेजा, उस एजेंट का नाम था बेरबेर, एजेंट बेरबेर। ये एजेंट गया औरंगजेब के पास, और औरंगजेब के पास गया, इसने अनुमति मांगी कि हमें सूरत में फैक्ट्री खोलने की एक अनुमति दे दीजिए। तो इस तरीके से पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई 1668 में। सूरत में पहली फैक्ट्री खुली फ्रांसीसियों की। पहली फैक्ट्री देखिए, यहां से इनकी पहली फैक्ट्री जैसे ही खुली, इनका व्यापार स्टार्ट हो गया। इंडिया में एक जगह मिल गई उन्हें अपना सामान रखने के लिए, जो कि फ्रांस से चले थे, कहाँ कहाँ से घूम के भारत आए थे, और उनको एक जगह भी मिल गई। तो अब उनके हाथ में कुछ हिस्सा लगा, तो उनको एक लालसा हुई कि हम केवल और केवल इंडिया के इस वेस्ट साइड में ही क्यों ट्रेड करें, हम ईस्ट साइड में भी करें। यहाँ से देखेंगे कि बंगाल से अंग्रेज लोग सूती वस्त्र, सोरा, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का निर्यात कर रहे थे, चावल का निर्यात कर रहे थे। तो इन्हें भी लगा कि ईस्ट साइड भी हमें जाना चाहिए। अंग्रेज ईस्ट साइड है तो हम लोग ईस्ट साइड भी जाते हैं। तो इस कारण ये फिर से अपने एक एजेंट को भेजते हैं गोलकुंडा के राजा के पास। गोलकुंडा के राजा के पास इन्होंने भेजा, और इस बार उस एजेंट को इन्होंने चेंज कर दिया था। अब एजेंट था मरकरा। मतलब है कि कंपनी का एक प्रतिनिधि जा रहा है और उसका नाम है मरकरा, और वो जाता है गोलकुंडा के राजा से परमिशन प्राप्त करता है, और परमिशन प्राप्त करने के बाद ही ये लोग मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। तो यहाँ से 1669 में दूसरी फैक्ट्री बनती है मसूलीपट्टनम में। केवल और केवल मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री नहीं बनाई थी इन्होंने, इसके अलावा इन लोगों ने वहां पर फ्री ऑफ ऑल ड्यूटी ट्रेड की परमिशन भी ली थी। मतलब है कि चुंगी कर हमें नहीं देना पड़ेगा, और राजा इन्हें रियायत दे रहे थे। कारण क्या था? कारण था कि अंग्रेज लोग जो कि पहले से बैठे हुए थे, वो लोगों को परेशान करके रखे हुए थे। राजा उनकी चाल को समझने लगे थे धीरे धीरे, और जब उन्हें दिक्कत हो रही थी तो वो सोच रहे थे कि हम अंग्रेजों को हटाएं और इनकी जगह किसी नई कंपनी को हम लोग दे दें, भले ही छूट देनी पड़े हमें, लेकिन नई कंपनी आ जाए, जिससे कि जो हमें दिक्कतें हो रही हैं वो कम हो जाएं। इसीलिए फ्रांसीसियों को बहुत ज़्यादा रियायतें मिली हैं अन्य कंपनियों की अपेक्षा। कारण था कि वो अंग्रेजों से पार पाना चाहते थे। इस तरीके से मसूलीपट्टनम, जिसे आप मछलीपट्टनम भी कहते हैं, मछलीपट्टनम, इन फैक्ट्रियों की स्थापना हो जाती है। और इनकी अनुमति कब ली गई थी? तो इनकी अनुमति दिसंबर 1668 में ही ले ली गई थी। दिसंबर 1668 में, वो भी 5 दिसंबर को। अब देखिए कि यहां से इन्होंने ये चीजें प्राप्त की। अब यहाँ पर ज़रूरत होगी एक प्रशासन की, ऐसे व्यक्तियों की जो कि ट्रेड को संभाल पाएँ। ट्रेड को संभालने वाले व्यक्ति चाहिए थे। तो इनमें वही व्यक्ति रहेगा प्रथम, जो कि यहाँ पर इन जहाज़ों को लेकर आया था, जिसने नेतृत्व किया था। तो पहला नेतृत्वकर्ता या कहें पहला कमिश्नर जो बनता है, कमिश्नर फ्रांसिस केरॉन। दूसरा कमिश्नर जो बनेगा उसका नाम होगा फ्रांसिस
बेरॉन। तीसरा कमिश्नर जो बनेगा फ्रैंक्विस मार्टिन। ये 3 कमिश्नर बने अलग अलग क्रम में। पहला कमिश्नर होने का गौरव फ्रांसिस केरॉन को प्राप्त था और यही इन सूरत के कारखानों और इसके साथ साथ मसूलीपट्टनम के कारखाने की निगरानी कर रहा था, नियंत्रण कर रहा था। इस प्रकार से फ्रांसिस केरॉन के बाद बेरॉन आया और बेरॉन के बाद फ्रैंक्विस मार्टिन आया, जिसका रोल बहुत अहम हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं फ्रैंक्विस मार्टिन के बारे में, जिसे आप पांडिचेरी के संस्थापक के रूप में जानते हैं। तो देखिए होता क्या है कि ये जो फ्रैंक्विस मार्टिन है, यह अपने एक सहयोगी के साथ फ्रैंक्विस मार्टिन और उसका सहयोगी लेस्पिने, ये दोनों जाते हैं वलिकोंडापुरम। ये दोनों लोग वलिकोंडापुरम जाते हैं। दोस्तों ये जो वलिकोंडापुरम पड़ता है आपका, ये तमिलनाडु के पेराम्बलूर में पड़ता है। पेराम्बलूर एक जगह है तमिलनाडु में, पेराम्बलूर तमिलनाडु। यहां गए ये लोग और यहां का जो शासक था उसका नाम था शेर खां लोदी। इसके पास गए और इससे कहा कि हमें कोई ऐसा क्षेत्र प्रदान करो जिससे कि हम लोग दक्षिण के आसपास ज़्यादा रहें। जो दक्षिणी केंद्र रहे हैं अंग्रेज़ों के, जैसे कि मद्रास, तो हम मद्रास के आसपास ही हमें कोई क्षेत्र प्रदान करो। और ये लोग पहले से ही उस क्षेत्र को देख कर गए थे। वो क्षेत्र था पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के पुदुचेरी जिले वाला क्षेत्र, जो कि तमिलनाडु से सटा हुआ है। दोस्तों जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पुदुचेरी के जो क्षेत्र हैं अलग अलग राज्यों से सटे हुए हैं। जैसे कि एक क्षेत्र आंध्र प्रदेश से सटा है, 2 क्षेत्र तमिलनाडु से सटे हैं और एक क्षेत्र आपका केरल से सटा है। इस क्षेत्र में आपका पुदुचेरी जिला पड़ता है, जो तमिलनाडु से जुड़ा हुआ ऊपरी क्षेत्र है। इस निचले क्षेत्र में आपका काराइकल जिला पड़ता है। इस केरला से सटे हुए क्षेत्र में माहे जिला पड़ता है और यहाँ पर आपका यानम जिला पड़ता है, जो कि आंध्र प्रदेश से सटा हुआ है। तो इस तरीके से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले पड़ते हैं, यानम, पुदुचेरी, काराइकल और माहे, ऐसे 4 जिले हैं। तो इन्होंने इस पुदुचेरी जिले वाले क्षेत्र को प्राप्त किया था वलिकोंडापुरम के शासक से, जो कि पेराम्बलूर तमिलनाडु का राजा था। तो इस क्षेत्र को प्राप्त करने के बाद फ्रैंक्विस मार्टिन ने वहां पर विकास स्टार्ट करा, वहां पर बस्तियों की स्थापना स्टार्ट करवाई और बस्तियों की स्थापना के साथ साथ वहां पर जो लोग थे उनको भी हटना पड़ा अपनी जगह से। ऐसा नहीं था कि जहां बस्ती बन जाती थी तो सभी लोगों को अंदर प्रवेश दे दिया जाता था उस बस्ती के। अगर कुछ लोग प्रवेश भी ले ले, उस बस्ती में रह भी रहे हैं, तो उनको ज़्यादा मात्रा में कार्य करना पड़ता था, या कहें कि नौकरों की तरह रहना पड़ता था। उन पर ज़्यादा अत्याचार होते थे क्योंकि वो लोग उन बस्तियों से, उन किलों से ज़्यादा पास होते थे, जिन किलों में लोग रहते थे, जिन किलों में ये लोग रह रहे थे। तो कहने का मतलब है कि यदि अंग्रेज लोग किसी किले में रह रहे थे तो उसके आसपास के जो लोग रह रहे थे उन्हीं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। उसी तरीके से अगर कोई दूसरी कंपनी किले में रह रही थी तो उसी के आसपास जो भी लोग रह रहे थे उन्हीं पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा था।
और इन लोगों ने जिस क्षेत्र को प्राप्त हुआ था वहां के लोग भी निर्धन थे, और वो निर्धन लोग इस पुदुचेरी के क्षेत्र को प्यार से फिलचेरू कहते थे, फिलचेरू। तो उनके फिलचेरू पर ये फ्रैंकिस मार्टिन अपने सपनों के घर खड़ा करना चाहता था, और इसको सफलता भी मिली। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहां पर 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना हो जाती है, पांडिचेरी की स्थापना। देखिए, जिस आप यूटी की बात कर रहे हैं उसका नाम पुदुचेरी है, लेकिन पूर्व में नाम पांडिचेरी था। तो पांडिचेरी की स्थापना हो जाती है यहां से, और संस्थापक फ्रैंकिस मार्टिन है। अब हम थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। ये जो फ्रैंकिस मार्टिन है ये कमिश्नर रहा है आपका 1681 से 93 तक, और 93 से 97 तक यहां पर डचों का कब्जा रहा है। 93 से 97 तक पांडिचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया था, और डचों ने इस पांडिचेरी को रेजविक की संधि जो कि 1697 में हुई थी उसी के तहत वापस लौटाया था। और ये संधि सितंबर और अक्टूबर माह के मध्य हुई कई संधियों में से एक थी, रेजविक की संधि। तो इस संधि के तहत डचों ने भाग कुछ सौंप दिए थे फ्रांसीसियों को, और उन्हीं में से एक भाग था पांडिचेरी, जिसको पुनः प्राप्त कर लिया फ्रांसीसियों ने। अब देखिए कि जैसे ही पुनः प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर पांडिचेरी की स्थापना हो गई, और इसके बाद आपने देखा कि डचों ने उस पर कब्जा किया। कब्जे के बाद फिर से फ्रांसीसियों ने उसे प्राप्त कर लिया। तो फिर से जो व्यक्ति गवर्नर बनने वाला है उस गवर्नर का नाम होगा फ्रैंकिस मार्टिन, फ्रैंकिस मार्टिन। तो यानी कहें कि इसकी स्वतंत्रता से पहले जो गवर्नर था वो भी फ्रैंकिस मार्टिन था, और उसकी स्वतंत्रता के बाद जो गवर्नर बना वो भी फ्रैंकिस मार्टिन बना। दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूजन उत्पन्न ये होगा कि आप कह रहे हैं कि कमिश्नर थे और इसके बाद गवर्नर कहाँ से आया। तो ये जो कमिश्नर थे, इसी में जो लास्ट वाला फ्रैंकिस मार्टिन की हम बात कर रहे हैं, इसी ने पांडिचेरी की जब से स्थापना की थी तब से वहाँ सरकार बन गई थी, और उस सरकार के गवर्नर के तौर पर नाम आ गया था फ्रैंकिस मार्टिन का। इसे पहला गवर्नर कहा जाता है। फ्रांसीसियों की सरकार हमेशा ही पांडिचेरी में रही है। तो अब देखिए, यहां से समझ में आ गया है कि यही फ्रैंकिस मार्टिन जो कि कमिश्नर था, इसने जैसे ही पांडिचेरी की स्थापना की गवर्नर बन गया, और जब इन्हें रेजविक की संधि के तहत ये प्राप्त हुआ तो भी गवर्नर फ्रैंकिस मार्टिन ही रहा। अब देखिए कि ये जो फ्रैंकिस मार्टिन है ये 1706 तक गवर्नर बना रहा था, और इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी 1706 ईस्वी में। तो गवर्नर का पद छूट गया था। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कंपनी की ओर। अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे प्रतिनिधि रहे जो कि फ्रांस की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर करते रहे यहाँ पर शासन। लेकिन हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि 1665 से लेके 1690 के दौर तक 74 जहाज भेजे थे फ्रांसीसियों ने, और वो 74 जहाज फ्रांसीसी सरकार को कोई लाभ नहीं दे पाए। उन्हें लाभ कमाने की इच्छा थी और जहाज पे जहाज भेजे जा रहे थे, और वो लोग अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, यात्रा का खर्च तक नहीं निकाल पा रहे थे। हाँ, एक काम इन्होंने किया था, और वो काम था
1690 से 1692 तक चंद्रनगर की कोठी की स्थापना, कोठी की स्थापना और परमिशन ली थी इन्होंने शाइस्ता खां से, जो कि उस समय बंगाल का सूबेदार था। बंगाल का सूबेदार, मुगल सूबेदार शाइस्ता खां, उसी से परमिशन लेकर इन्होंने बंगाल में चंद्रनगर की कोठी की स्थापना की थी और इसके अलावा लाभ नहीं दे पाए थे। तो फ्रांस की सरकार को लगा कि चलो ऐसा करते हैं, इस कंपनी में चेंज कर दें, यहाँ पर पुनर्गठन करने की आवश्यकता है इस कंपनी की। बहुत सारे लोगों को हम निकालें और नए लोगों को भेजें जिनका नेतृत्व कौशल अच्छा हो, जो कंपनी को लाभ दे पाएँ, सरकार को लाभ दे पाएँ, उन लोगों को भेजा जाए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 1720 ईस्वी में जीन लॉ नाम का एक व्यक्ति था और इसने पुनर्गठन किया कंपनी का। और जब इसने पुनर्गठन कर दिया तो कंपनी में आमूलचूल परिवर्तन हुए। कंपनी इतनी तीव्र गति से विकास करने लगी कि जो पूर्व में किए गए इतने सालों के विकास कार्य थे उनसे आगे निकल गए। और देखिए कंपनी ने क्या क्या किया है। तो कंपनी ने सबसे पहले 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर कब्जा किया। मॉरिशस देश है जिसे आप जानते हैं, उस पर कब्जा किया। 1723 ईस्वी में यमन पर कब्जा किया। 1725 ईस्वी में इन्होंने माहे पर कब्जा किया और 1739 ईस्वी में कराईकल पर कब्जा किया। चार जगहों पर कब्जा कर लिया। और आप देखिए कि ये जो माहे है और ये कराईकल है, ये बाद में जा रहे हैं उनके पास। माहे और कराईकल, माहे केरला की तट से सटा हुआ जिला और कराईकल तमिलनाडु से सटा हुआ जिला, और दोनों ही पुदुचेरी के जिले हैं। तो इस तरीके से इन्होंने आधुनिक पांडिचेरी या पुदुचेरी, जिसे आप आज आधुनिक नाम है जिसका, तो उन क्षेत्रों को इन्होंने इस समय प्राप्त किया था। और इसके बाद इन्हें एक प्रतिनिधित्व मिलता है और वो गवर्नर आएगा जिसका नाम होगा ड्यूमा। ड्यूमा, और ये 1735 में आता है, 1735 में। और इसने भी दूरदर्शिता दिखाई। इसने सोचा कि अगर कंपनी को हमें स्टेबल बनाना है तो हमें आवश्यकता है कि हम लोग एक वित्तीय तौर पर या कहें कि आर्थिक तौर पर हम लोग सबल हों। और इसलिए इसने मुगलों से टकसाल बनाने की और इसके साथ साथ सिक्के ढालने की परमिशन प्राप्त की थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि सिक्के ढालने की परमिशन किसने ली थी मुगलों से? तो ड्यूमा ने ली थी, सिक्के ढालने की परमिशन की अनुमति। और ड्यूमा का इसी प्रकार से क्रम चलता रहा और इसके बाद 1742 में एक गवर्नर आएगा जिसे आप डुप्ले के नाम से जानते हैं। और वो डुप्ले इस कंपनी के कार्यों को, इसकी दिशा को ही परिवर्तित कर देगा। जिस दिशा में ये कंपनी आगे बढ़ रही थी उस दिशा में परिवर्तन कर देगा। हो सकता था कि जिस कंपनी ने विकास की गति पकड़ी थी और वो व्यापार में सीधे चली जा रही थी, लीनियर विकास कर रही थी अपने पुनर्गठन के बाद, तो उस कंपनी के गवर्नर के तौर पर जब डुप्ले बनेगा तो वह उस कंपनी को व्यापार से साम्राज्यवाद की ओर ले जाएगा। तो यही कहेंगे हम लोग कि 1742 से कंपनी ने
साम्राज्यवादी रूप लिया, या कहें कि इन्हें अब तलब होने लगी थी कि हम लोग अब भारत पे अधिकार करें, ट्रेड ना करें। जो अभी तक ट्रेड करने की इच्छा रख रहे थे वो अब लोग अधिकार करने की इच्छा रखने लगे। और आप जानते हैं कि डुप्ले के बाद आने वाले जो गवर्नर रहे हैं वो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते निपट गए और फ्रांसीसी कंपनी जो बनी थी वो गर्त में चली गई। यदि हम कहें कि फ्रांस की कंपनी को डुबाने में मुख्य जिम्मेदार कौन होगा, तो मुख्य जिम्मेदार डुप्ले होगा, क्योंकि उसने ही व्यापार से उपनिवेशवाद की ओर या कहें साम्राज्यवाद की ओर इस कंपनी को ले जाने की एक जदोजहद स्टार्ट की थी, और जो आगे चलकर वांडीवास युद्ध के बाद अंग्रेजों के सामने फीकी पड़ गई। तो कल हम बात करेंगे आंग्ल फ्रांसीसी युद्धों के बारे में, और तब तक हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की। तो पांडिचेरी की स्थापना फ्रैंकोइस मार्टिन ने की। कब की? 1674 ईस्वी में की। पहला फ्रांसीसी कमिश्नर कौन था? फ्रांसिस केरोन था। कंपनी का गठन कब हुआ? 1664 ईस्वी में। कंपनी का प्रथम दल वहां से चला कब? 1667 में। इंडिया पहुंचा कब? दिसंबर 1667 में। सूरत में पहली फैक्ट्री कब लगी? 1668 में। दूसरी फैक्ट्री कब लगी? 1669 में, मसूलीपट्टनम में। और अन्य फैक्ट्री जो कि प्रसिद्ध फैक्ट्री थी चंद्रनगर की फैक्ट्री, वो कब लगी? 1690 से 92। एक्चुअल इसकी 92 है। तो इस तरीके से हमने इन सब चीज़ों को सीख लिया है। कल हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप युग इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और जहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में हम लोग पूर्णतया जवाब देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।